हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमिता। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि है पेरम्पुआ बेरगुआ मेरा यानी कि द वुमेन इन द रेड ड्रेस, जो कि 2022 में रिलीज हुई मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है विलियम चंद्रा ने, जिन्होंने सेक्ते, माथी अनाग जैसी मूवीज की स्टोरी भी लिखी है। दोस्तों, सेक्ते मूवी को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये पहली इंडोनेशियन मूवी है जिसमें चाइनीज घोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम कारा और लिंडा नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनका आज क्लब जाने का प्लान था। इसीलिए कारा डिंडा को तैयार करती है और तभी वहाँ इनके कुछ दोस्त आते हैं जो है पुत्रा, जो कि कारा का बॉयफ्रेंड है, विष्णु, गैरी, रोसा और मार्को। दोस्तों, गैरी और रोसा भी एक कपल हैं। ये सब मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। कुछ देर बाद हम डिंडा को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो नशे में थी, जो कि बाथरूम में जाके उल्टी करती है। तभी वहाँ विष्णु आ जाता है जो डिंडा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डिंडा उसे मार कर खुद को बचा के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि अब वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए डिंडा अपने घर निकल जाती है। अगली सुबह जब कारा की मॉम घर आती है तो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ था, साथ ही सारा सामान बिखरा हुआ था और वहाँ शराब की बोतलें मिलती हैं। वो कारा को आवाज लगाती हैं, लेकिन उन्हें उनकी बेटी वहाँ नहीं मिलती, जिससे परेशान होकर वो डिंडा को कॉल करती हैं और उससे कारा के बारे में पूछती हैं। लेकिन कारा कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन कारा की माँ कहती है कि कल रात तुम यहाँ आई थी, जिस पे डिंडा झूठ बोल देती है। लेकिन कारा की माँ को पता था कि डिंडा झूठ बोल रही है, क्योंकि वो हमेशा कारा के साथ रहा करती थी। डिंडा कारा की मॉम से कारा को ढूंढने के लिए कहती है और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और हम देखते हैं कि डिंडा कारा के मिसिंग पोस्टर लगाती है। जब डिंडा वो पोस्टर लगा रही होती है तभी उसके पास पुत्र आता है जो उससे कहता है कि क्या पता कारा भाग गई हो, क्योंकि उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन डिंडा को इस पे यकीन नहीं था कि उसकी दोस्त भाग गई है। पुत्र डिंडा से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया और वो डिंडा से पूछता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन डिंडा गुस्से में कहती है कि उसने पुलिस को सब बता दिया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक चाइनीज शमन को देखते हैं जिसके पास कारा की माँ आती है, लेकिन चाइनीज शमन उसकी माँ से कल आने को कहती है। तब कारा की माँ रोते हुए उसे फोटो दिखाती है और कहती है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है जो कि मिल नहीं रही है। दरअसल कारा की माँ यहाँ ये पता करने आई थी कि उनकी बेटी जिंदा है या मर गई। हम देखते हैं कि चाइनीज शमन मान जाती है और वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है, जिससे पता चलता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब ये सुनकर कारा की माँ बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। जिसके बाद हम डिंडा को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के साथ रहती है, क्योंकि उनके माता पिता नहीं है। अब उसका छोटा भाई केक लाकर उसे सरप्राइज देता है, क्योंकि आज डिंडा का बर्थडे है। जब वो लोग सोने जाते हैं तो उसका छोटा भाई डिंडा से पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, जैसे कि मॉम और डैड चले गए थे। जिस पर डिंडा कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मॉम डैड हमें छोड़ के नहीं गए थे। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन डिंडा को कारा की माँ का कॉल आता है, इसीलिए वो उनसे मिलने जाती है, जहाँ वो कारा की फोटो लगी हुई देखती है, जिसे देखकर डिंडा कहती है कि अभी उन्हें पता नहीं है कि कारा कहाँ है। कारा की माँ बताती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है। जिसके बाद वो रोने लगती है और पूछती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था और कारा कहाँ है। डिंडा कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन कारा की माँ पागलों की तरह डिंडा के पीछे पड़ जाती है और इस दौरान वो अपने हाथ में एक चाकू ले लेती हैं और उसे उठाकर एक कमरे में चली जाती हैं। जब डिंडा उनके पास जाती है तो वो देखती है कि कारा की माँ पूरी तरह पागल हो गई हैं और वो कुछ बोल रही थी। ये देखकर डिंडा डर के वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो एक जगह जा रही होती है, जिसके बाद उसे वही चाइनीज शमन रोकती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दोस्त के साथ क्या हुआ है। वो कहती है कि वो तुम्हारे साथ है। डिंडा आगे पीछे देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम विष्णु को एक अपार्टमेंट में देखते हैं और जब वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है तब हम लिफ्ट के बाहर किसी को देखते हैं और जब वो लिफ्ट चलती है तो वो 4th फ्लोर पर आके रुक जाती है, जहाँ फिर से हम उसी औरत को देखते हैं। इसके बाद जब लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुकती है तो वो औरत और पास आ जाती है, जिससे डर कर विष्णु लिफ्ट जल्दी से बंद कर देता है और एक बार फिर लिफ्ट 6th फ्लोर पर रुकती है, जहाँ वो औरत चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। दोस्तों, ये किसी की आत्मा थी। विष्णु जल्दी से दरवाजा बंद करता है क्योंकि विष्णु को ऊपर जाना था, लेकिन लिफ्ट अब तेजी से ऊपर जाती है और 9th फ्लोर पर रुकती है।
जहाँ हमें लिफ्ट के अंदर एक परछाई नजर आती है और जब विष्णु भागने की कोशिश करता है तो वो परछाई विष्णु को अंदर की तरफ खींच लेती है, जिससे विष्णु की गर्दन लिफ्ट में फंस जाती है और लिफ्ट के ऊपर जाने से विष्णु की गर्दन अलग हो जाती है और विष्णु की मौत हो जाती है। इसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जिसे बहुत बुरा सपना आया था और वो अचानक से नींद से उठकर बाथरूम में जाती है, जहाँ वो अपने भाई को नहाता हुआ देखती है, लेकिन उसका भाई कुछ नहीं बोलता। उसका भाई बाहर था जो दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अब डिंडा पूरी तरह डर जाती है कि आखिर नहा कौन रहा है। वो एक परछाई को देखती है जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, इसीलिए वो बाहर भाग जाती है। जिसके बाद डिंडा अपने भाई को स्कूल छोड़ने जाती है। तब उसका भाई उससे कहता है कि एक औरत हमें घूर रही है। डिंडा देखती है कि ये वही चाइनीज शमन थी और उसका भाई उसी औरत के पास चला गया था। जिसके बाद वो अपने भाई को लेकर बस में चली जाती है। हम देखते हैं कि उसका भाई उसे कुछ देता है और कहता है कि ये उस औरत ने दिया था, लेकिन डिंडा उसे नहीं देखती और उस चीज को फेंकने के लिए कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके भाई ने उसे फेंका नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि डिंडा के फोन पर एक वीडियो आता है और ये वीडियो लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा का था, जिसमें विष्णु की मौत हो गई थी, जिसे देखकर डिंडा डर जाती है। और अब डिंडा ये वीडियो पुत्रा को दिखाती है और उसे बताती है कि कल रात उसे कारा दिखी थी, लेकिन पुत्रा को इस पे यकीन नहीं होता। डिंडा कहती है कि इस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताती है कि हमें कारा को ढूंढना होगा, जिस पे पुत्रा कहता है कि पुलिस भी उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, इसीलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। इससे परेशान होकर डिंडा उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे। जिसके बाद पुत्रा उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये लोग विष्णु के मरने की वीडियो मार्को को भी दिखाते हैं और अब इन दोस्तों को पता लग गया था कि कारा अपना बदला लेने वापस आ गई है। यहाँ डिंडा अपनी दोस्त रोसा से भी मिलती है और उसके साथ गैरी भी था। रोसा डिंडा से कहती है कि हम भी तुम्हारे जाने के बाद वहाँ से चले गए थे। अब डिंडा इन्हें बताती है कि कल वो कारा के घर गई थी, जहाँ उसने कारा की फोटो लगी देखी थी, जैसे उसकी माँ को पता हो कि कारा मर गई है। इसके बाद उसने कारा की आत्मा को देखा था। ये सुनकर गैरी गुस्सा हो जाता है और डिंडा से कहता है कि क्या वो पागल हो गई है, लेकिन डिंडा कहती है कि अगर ये सच हुआ तो वो लोग क्या करेंगे। लेकिन गैरी को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो रोसा को लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रोसा गैरी से उस रात साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि रोसा के घर पर कोई नहीं था। इसके बाद हम डिंडा को अपने घर आते हुए देखते हैं। वहाँ उसे वही आत्मा दिखती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गैरी और रोसा गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी उनके गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और गैरी जब बाहर जाके देखता है तो कोई चीज उसी की तरफ आ रही थी, इसीलिए वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे रोसा का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि गैरी ने उसे वहीं छोड़ दिया है और गैरी बगल वाली सीट पे देखता है कि वो रोसा नहीं बल्कि वो आत्मा थी। ये देखकर डर के मारे वो कार का दरवाजा खोल के भागता है। तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और वहीं मर जाता है। जिसके बाद हम डिंडा और उसके भाई को देखते हैं और डिंडा सो गई थी, लेकिन उसका भाई जागा हुआ था क्योंकि बाहर से शोर आ रहा था। इसीलिए उसका भाई बाहर जाके दूसरे के घर में जाता है और उन्हें शोर मचाने के लिए मना करता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो हम उसके पीछे उसी आत्मा को देखते हैं और उसके भाई को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो आत्मा उसके पीछे थी। तो वो भागकर दरवाजे के पास जाता है और डिंडा को आवाज लगाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए वो दूसरी तरफ भाग जाता है और जब वो वापस आके देखता है तो वहाँ उसे डिंडा मिल जाती है और वो अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों वो डिंडा नहीं बल्कि वही आत्मा थी जो उस पे हमला कर देती है। और अपने भाई की चीख सुनकर डिंडा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि किसी ने उसके भाई को हवा में उठा रखा था। और डिंडा के आते ही वो नीचे गिर जाता है और तभी उनका कोई दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसका भाई दरवाजा खोलने के लिए मना करता है, लेकिन डिंडा खोल देती है। दरवाजे पे रोसा थी जो उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड गैरी की मौत हो गई। रोसा रोते हुए कहती है कि उसे नहीं लगता कि ये कारा की आत्मा है, क्योंकि गैरी ने यानी कि उसके बॉयफ्रेंड ने कारा के साथ कुछ गलत नहीं किया था। रोसा को अब डर लग रहा था, लेकिन डिंडा उसे शांत कराती है। तभी डिंडा को उस चाइनीज शमन की दी हुई चीज की याद आती है जो उनके सामने पड़ी थी। इसीलिए अगले दिन डिंडा, रोसा और पुत्रा उस चाइनीज शमन के पास जाते हैं, लेकिन उनके साथ मार्को नहीं आता। इसीलिए पुत्रा उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। इसीलिए अब ये लोग उस चाइनीज शमन औरत के पास जाते हैं, जहाँ वो औरत इन्हें बताती है कि एक औरत को लाल कपड़े के साथ मारा गया है ताकि वो बदला लेने आ सके।
और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा वो रुकेगी नहीं। उसे रोकने का तरीका बस यही है कि उस औरत की बॉडी को तुम्हें ढूंढ कर जलाना होगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि उसकी बॉडी कहाँ है, जिस पर वो चाइनीज शमन कहती है कि मैं कारा को ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन हम उससे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर वो औरत पूछती है कि कारा के सबसे करीब कौन था, और कारा के सबसे करीबी डिंडा ही थी। इसलिए वो उस औरत के साथ कुछ रिचुअल करती है। इस रिचुअल की मदद से डिंडा एक अंधेरी जगह में पहुंचती है। वो सबको आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे कारा के कुछ फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जहाँ कोई कारा के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। और तभी वो गायब हो जाती है, जिसके बाद उसे एक पानी की टंकी नजर आती है जिसमें कारा डूब रही थी। और तभी डिंडा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वहाँ एक दूसरी आत्मा थी जो रोसा पे हमला कर देती है और उसे बार बार स्टैब करने लगती है। लेकिन जब डिंडा उसे बचाने जाती है तो वो आत्मा गायब हो जाती है। तभी रोसा ऊपर देखती है और वो आत्मा वही थी और वो डिंडा पे हमला कर देती है। लेकिन तभी कारा का बॉयफ्रेंड पुत्रा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उसे मारने जाती है और छत से नीचे गिर जाती है। दोस्तों, दरअसल ये आत्मा उसी चाइनीज शमन औरत के अंदर आ गई थी, लेकिन वो छत से नीचे गिर जाती है। और अब थोड़ी देर में वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आती है और रोसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद डिंडा पुत्रा से कहती है कि हमें कारा के अपार्टमेंट में जाना होगा, क्योंकि इस चाइनीज शमन औरत ने डिंडा को बताया था कि जहाँ से ये सब शुरू हुआ है वहीं पे ये सब खत्म होगा। इसलिए इन लोग को वहीं जाना होगा, क्योंकि डिंडा को मरना नहीं था, क्योंकि उसे अपने भाई की देखभाल करनी थी। अब ये दोनों कारा के अपार्टमेंट पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पे डिंडा देखती है कि कारा की माँ ने वहीं खुद को मार लिया था। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि जो भी अभी तक इन्हें मार रही थी वो कारा नहीं बल्कि उसकी माँ थी। ये देखकर डिंडा बहुत रोती है। इसके बाद सभी मिलकर कारा की माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। इन्हें विश्वास है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब डिंडा और पुत्रा गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं, तभी डिंडा पुत्रा को एक नेकलेस देती है जो कि कारा का था। पुत्रा और कारा ने एक ही जैसे नेकलेस लिए थे। डिंडा पुत्रा से पूछती है कि क्या अब भी वो ये नेकलेस पहनता है। पुत्रा कहता है कि जब से कारा गई है तब से उसने उसे घर पे रख दिया है। वो कहता है कि अगर उस रात वो वहाँ होता तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन डिंडा उसे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद पुत्रा पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। यहाँ डिंडा को उस चाइनीज शमन औरत की बात याद आती है जहाँ उसने विजन में कारा को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा था। पुत्रा पूछता है कि आखिर तुमने क्या देखा। तो डिंडा यहाँ सबसे बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि उसने देखा था कि मार्को उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये सुनकर पुत्रा टूट जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ डिंडा रोसा को कॉल करती है और जब रोसा फोन उठाती है तो वो कारा का नाम देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही रेड ड्रेस वाली आत्मा रोसा पे अटैक कर देती है और उसका बेड मोड़ देती है, जिससे रोसा की बॉडी पीछे की तरफ पूरी मुड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डिंडा अपने भाई को बुलाती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखता। जब वो बाथरूम जाती है तो वहाँ दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वही रेड ड्रेस वाली आत्मा डिंडा को बाथ टब में गिरा देती है, लेकिन डिंडा को कुछ नहीं होता। अब वो पुत्रा को कॉल करके सारी बात बताती है और खुद कारा के अपार्टमेंट में आ जाती है। और जब वो ऊपर की टंकी में जाकर देखती है तो उसे वहाँ कारा की बॉडी मिलती है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब डिंडा को वहाँ पुत्रा का नेकलेस भी मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि इन सब के पीछे पुत्रा ही है। दोस्तों, दरअसल उस रात मार्को के कारा के साथ जबरदस्ती करने के बाद जब कारा बाथरूम में रो रही थी, तभी वहाँ पुत्रा आया था जो उसे इस हालत में देखकर जाने लगता है। लेकिन कारा उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है, जिससे कारा का सर बाथ टब से लड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। प्रेजेंट सीन में कहा जाता है कि डिंडा कुछ करती उससे पहले ही वहाँ पुत्रा आ जाता है और डिंडा को भी उसी टंकी में डालकर बंद कर देता है। धीरे धीरे पानी टंकी में भर रहा था। तभी वहाँ मार्को भी आ जाता है, जिसे डिंडा बताती है कि कारा को पुत्रा नहीं मारा है। और दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि जब उस रात मार्को कारा के साथ था और कारा उठ नहीं रही थी, तो मार्को को लग रहा था कि कारा उसी की वजह से मर गई है। तभी वहाँ पुत्रा आ जाता है और पुत्रा ने कारा की मौत का इल्जाम मार्को पे लगा दिया था, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर कारा की बॉडी को टंकी में फेंक दिया था। और पुत्रा ने ये सब कुछ प्लान किया था ताकि खून का इल्जाम पुत्रा पे ना आए। अब ये बात सुनकर मार्को पुत्रा को मारने लगता है। इस लड़ाई में मार्को भी मारा जाता है, जिसके बाद टंकी खुलकर नीचे गिर जाती है और उसके अंदर से डिंडा निकलती है, जिसके अंदर अब कारा की आत्मा थी।
और वो पुत्रा को बहुत मारती है, लेकिन जैसे ही डिंडा होश में आने लगती है तभी पुत्रा उस पे हमला कर देता है और पीछे से कारा की आत्मा आकर उसे छत से नीचे फेंक देती है और पुत्रा मर जाता है। और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अंत में कारा का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि वो चाइनीज शमन औरत भी जिंदा थी। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, जब कारा की माँ उस चाइनीज शमन औरत के पास गई थी और जब उन्हें पता लगा था कि उनकी बेटी मर चुकी है तो उन्होंने इस चाइनीज औरत से मरकर भी बदला लेने का तरीका पूछा होगा। कारा की माँ ने खुद को फांसी लगाने से पहले रेड ड्रेस इसीलिए पहनी थी ताकि वो मरने के बाद एक पावरफुल घोस्ट बन जाए, ताकि वो अपनी बेटी की मौत का बदला ले सके और तब तक ना रुके जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाता। दोस्तों, इस मूवी में प्रेइंग रिचुअल और आत्माओं को बुलाने का जो रिचुअल दिखाया गया है वो चाइनीज कल्चर है और इस तरह से अंतिम संस्कार को मैंने इंडोनेशियन हॉरर में पहली बार देखा है। नॉर्मली इंडोनेशियन हॉरर में अंतिम संस्कार वैसा दिखाया जाता है जैसा कि हमने कुदरत में देखा था, जो कि एक लोकल कल्चर है। इसलिए इस मूवी को खुद देखना काफी रिफ्रेशिंग था। लेकिन इस मूवी में एक चीज मुझे अजीब सी लगी कि जब वो चाइनीज शमन औरत सेकंड स्टोरी बिल्डिंग से गिरी थी फिर भी वो जिंदा थी और उसे सिर्फ हाथ में चोट आई थी, जो कि सही नहीं लगता। और दोस्तों, भूत का चेहरा इतना डरावना है कि अगर आप उसे लगातार देखते रहें तो वो थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में ठहर जाएगा। सो आई वुड से 3 आउट ऑफ 5 फॉर दिस मूवी। ये मूवी अच्छी है और आप इसे जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वुमेन इन द रेड ड्रेस का घोस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये तो मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी द वुमेन इन द रेड ड्रेस को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।